हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1861 से 1865 के बीच की। अमेरिका तब अपने गृह युद्ध से जूझ रहा था। उस समय अमेरिका की कमान अब्राहम लिंकन के हाथों में थी। अमेरिका की दास प्रथा की लड़ाई को वैम्पायर हंटर के माध्यम से इस मूवी में दिखाया गया है, जहां हमें दिखाया गया है कि अब्राहम लिंकन ने एक काबिल खिलाड़ी की तरह वैम्पायर्स का शिकार किया है। फ्रेंड्स, अगर दास प्रथा के बारे में बात करें तो अमेरिका में एक ऐसी प्रथा थी जहां आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोग नीचे के दर्जे के लोगों से जानवरों की तरह काम लिया करते थे, जो दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। ये लोग बड़ी ही निर्दयता से दासों के ऊपर अत्याचार करते। इतना ही नहीं, उन्हें बाजार में खरीदा और बेचा भी जाता था और इस अत्याचार के खिलाफ बोलने वाले को सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये अत्याचारी लोग इंसान नहीं थे। उनमें से ज्यादातर थे पिशाच या वैम्पायर, और ये वैम्पायर इंसानों का खून पीते थे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए छोटा अब्राहम लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है कि उसके एक दोस्त की माँ को कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। ये देख के अब्राहम विरोध करता है। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और जाके उनसे उलझ जाता है, जिस पर उनके मालिक उसके दोस्त के साथ अब्राहम को भी मारने लगते हैं। ये देख के उसके पिता भी अपने मालिक का विरोध करते हैं। इस तरह से सबके विरोध करने पर उसके दोस्त की माँ तो छूट जाती है, लेकिन इस विरोध के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसी रात अब्राहम देखता है कि उनका मालिक जैक, जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी बहस हुई थी, वो उनके घर पे आया है। उसने उसकी सोती हुई माँ के हाथ में कुछ किया, जिससे उसकी माँ बीमार रहने लगी। कोई भी डॉक्टर या हकीम उसकी माँ को ठीक नहीं कर पाया और जल्द ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब्राहम के पिता को ये एहसास हो गया कि जैक ने बदला लेने के लिए उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया। साथ ही अब्राहम के मन में बदले की भावना को भांपकर उसकी माँ को कब्र देने के बाद अब्राहम के पिता उसे प्रॉमिस लेते हैं कि वो कभी भी इस बदले की भावना को अपने मन में न रखे और ये सारी घटना को भूल जाए। हम देखते हैं कि इस घटना के अब 9 साल बीत गए हैं। अब्राहम अब बड़ा हो गया है। उसके पिता भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अब्राहम अब भी बचपन की उस घटना को नहीं भूल पाया है। आज भी वो अपनी माँ के कातिल से बदला लेना चाहता है। वो रोज रात एक बार में जाके ड्रिंक करते हुए जैक को मारने के बारे में सोचता रहता है। एक दिन अचानक हेनरी नाम का एक आदमी उसके पास आके बोलता है कि कोई भी इंसान इतना ड्रिंक तब करता है जब वो किसी लड़की के प्यार में हो या फिर किसी के मर्डर के फिराक में हो। उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना ही अब्राहम वहाँ से चला जाता है। वो सीधे जैक के पास जाता है और एक गन निकाल के उसे शूट करके अपनी गन को नदी में फेंक देता है। वो पीछे मुड़ के जैक की लाश की ओर देखता है, लेकिन जैक की लाश वहाँ से गायब थी। अचानक वो देखता है कि जैक ने उसके पीछे से आके एक खतरनाक राक्षस के रूप में उस पर हमला कर दिया है। ये देख के एक पल को तो अब्राहम को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि जैक मरा नहीं है। इसके बाद अब्राहम और जैक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक एक खतरनाक पिशाच के रूप में अब्राहम के ऊपर टूट पड़ता है। दरअसल जैक इंसान नहीं है, वो तो एक वैम्पायर है। जैक अब्राहम को मारने ही वाला था, तभी वहाँ हेनरी पहुँचता है। हेनरी जैक को उठा के पटक देता है और बेहोशी की हालत में अब्राहम को अपने घर लेकर जाता है। अगली सुबह होश आने के बाद अब्राहम अपने आप को किसी अनजान जगह पे देखता है। वो वहाँ हेनरी को भी देखता है। अब्राहम हेनरी से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं अभी कहाँ हूँ। जवाब में हेनरी बोलता है, मेरा नाम हेनरी है और तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और लोगों को वैम्पायर्स का शिकार करने की ट्रेनिंग देता हूँ। पिछली रात ही मैंने तुम्हें एक वैम्पायर से बचाया है। ये बात सुनते ही अब्राहम चाहता है कि हेनरी उसे भी एक वैम्पायर हंटर बना दे, जिससे वो अपनी माँ की कातिल से बदला ले सके। हेनरी अब्राहम को बोलता है कि अगर तुम सिर्फ बदला लेने के लिए सीखना चाहते हो तो तुम कहीं और जा सकते हो, लेकिन अब्राहम अपनी जिद पर अड़ा है। वो बोलता है कि तुम मुझे प्लीज अपनी तरह लड़ना सिखा दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। हेनरी बोलता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने मन से बदले का ख्याल निकाल दोगे और एक शिकारी की तरह जिंदगी जियोगे। न तुम्हारा कोई दोस्त होगा और न ही कोई परिवार, क्योंकि अगर वैम्पायर्स को तुम्हारे किसी अपने के बारे में पता चला तो वो सबसे पहले तुम्हारे अपनों पर ही हमला करेंगे। अब्राहम हेनरी की बातों से बिना सोचे ही राजी हो जाता है, क्योंकि वो उस राक्षस को मारना चाहता है जिसने उसकी माँ की जान ली थी। उसके बाद शुरू होती है अब्राहम की ट्रेनिंग। हेनरी अब्राहम को वैम्पायर्स के बारे में सारी जानकारी देता है। हेनरी बोलता है कि तुम वैम्पायर्स को आईने में नहीं देख सकते। वैम्पायर्स चांदी की किसी भी चीज से बहुत डरते हैं, इसीलिए हमेशा चांदी के हथियार से ही उनका शिकार किया जाता है और जब भी उनके शिकार के लिए जाओ तो हमेशा तुम्हारे पास 2 प्लान होना चाहिए। आगे हेनरी वैम्पायर्स के लीडर एडम के बारे में बोलता है कि एडम भी एक वैम्पायर है, उसकी एक बहन भी है और इन दोनों भाई बहन ने मिलकर अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाना शुरू किया है। ये अमेरिका के सारे लोगों को वैम्पायर बनाना चाहते हैं। अब्राहम की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद हेनरी उसे शहर भेजता है, जहाँ इंसानों की भीड़ में बहुत सारे वैम्पायर्स रहते हैं और अब्राहम को उन वैम्पायर्स का शिकार करना है। अब्राहम उस शहर में पहुंचकर एक दुकान पे काम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर हेनरी अब्राहम को कभी कभी लेटर्स भेजता है और उन लेटर्स में हेनरी अब्राहम को वैम्पायर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। अब्राहम दिन में दुकान पे काम करता और रात में वैम्पायर्स के शिकार पे निकलता। हम देख
देखते हैं कि जिस दुकान पे इब्राहिम काम करता है उस दुकान पे एक लड़की आई है जिसका नाम मैरी है। धीरे धीरे इस लड़की के साथ इब्राहिम की दोस्ती हो गई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों अब साथ में समय बिताने लग गए। हम देखते हैं कि अचानक एक दिन उस दुकान पे इब्राहिम के बचपन का दोस्त विल आता है। इब्राहिम उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद हेनरी भी इब्राहिम से मिलने पहुंचता है। हेनरी इब्राहिम को एक चांदी की घड़ी गिफ्ट करता है। वो इब्राहिम को बोलता है कि जैक तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैरी के बारे में सब कुछ जान गया है और किसी भी समय वो मैरी को मार सकता है क्योंकि तुमने भी उसके बहुत से साथियों को मार दिया है। अब हेनरी इब्राहिम को जैक को मारने के लिए बोलता है। इतने दिनों से इब्राहिम इसी का ही तो इंतजार कर रहा था। इसके तुरंत बाद इब्राहिम जैक को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैक बहुत शक्तिशाली है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं। एक लंबी लड़ाई के बाद इब्राहिम जैक को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन मरते हुए जैक एक राज खोल देता है। वो इब्राहिम को बोलता है कि सिर्फ मुझे मारने से तुम सारे वैम्पायर्स का खात्मा नहीं कर सकते और तुम जिसे अपना दोस्त मानते हो वो हेनरी भी एक वैम्पायर है। ये सुनते ही इब्राहिम जैक को मार देता है। इसके बाद इब्राहिम हेनरी से मिलने जाता है। इब्राहिम देखता है कि हेनरी एक आदमी का खून पी रहा है। दरअसल वो आदमी रात में एक अकेली लड़की का पीछा कर रहा था, इसीलिए लड़की को बचाने के लिए हेनरी उस आदमी को पकड़कर उसके गले पे काट लेता है। लेकिन इब्राहिम हेनरी को इस हाल में देख लेता है। इब्राहिम हेनरी को बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। हेनरी बोलता है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें इस बारे में अभी नहीं बताना चाहता था। सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद ही सब सच बता देता। हेनरी आगे बोलता है कि कुछ सालों पहले एडम ने मुझ में और मेरी पत्नी में वैम्पायर का जहर डाल दिया, जिससे मैं तो वैम्पायर बन गया लेकिन मेरी पत्नी मर गई क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र थी। मेरी पत्नी के मरते ही मैंने चाकू से एडम के ऊपर हमला किया। अब क्योंकि मैं भी एक वैम्पायर बन गया था तो मैं उसे मार नहीं पाया क्योंकि एक वैम्पायर कभी भी दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता। इसीलिए मैं इंसानों को ट्रेनिंग देकर वैम्पायर हंटर बनाता हूँ, वैम्पायर की पूरी प्रजाति को ही खत्म करने के लिए। हेनरी की बातें सुन के इब्राहिम बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी ओर वैम्पायर्स का लीडर एडम जैक की बॉडी को देख रहा था। उसी समय उसे जैक के हाथ में इब्राहिम की घड़ी दिखती है। ये देख के एडम समझ जाता है कि इब्राहिम ने जैक को मारा है। एडम इब्राहिम से बदला लेने के लिए उसके बचपन के दोस्त विल को किडनैप कर लेता है क्योंकि एडम जानता है कि इब्राहिम अपने दोस्त को बचाने जरूर आएगा। इसके बाद इब्राहिम अपने दुकान के मालिक स्पीड के साथ मिलके विल को बचाने के लिए जाता है। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि सारे वैम्पायर्स मिलके इंसानों का खून पी रहे हैं। इब्राहिम स्पीड को बाहर ही रोक के खुद अंदर जाता है। इसके बाद इब्राहिम वहाँ के वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन एडम की बहन बहुत चालाक है, उसे फंसाना आसान नहीं। वो इब्राहिम से बच जाती है और जल्द ही इब्राहिम को अपने जाल में फंसा लेती है। वो इब्राहिम को बोलती है कि तुम हेनरी को मार के हमसे हाथ मिला लो, लेकिन इब्राहिम उनकी बातों से राजी नहीं होता। तब एडम उसके दोस्त को मारने की धमकी देता है। वो एक चाकू लेकर उसे मारने ही वाला था कि तभी स्पीड एक घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है। वो इब्राहिम और विल को बचा के वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद इब्राहिम मैरी से शादी कर लेता है। इसके बाद इब्राहिम वैम्पायर हंटिंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलामी से बचाने के लिए। ये खबर मिलते ही हेनरी इब्राहिम को सावधान करता है कि वैम्पायर्स गुलामों के खून से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। अगर तुम गुलामी के खिलाफ गए तो उनका खून पीना बंद हो जाएगा और तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए आम लोगों पे हमला करेंगे। लेकिन इब्राहिम हेनरी की कोई भी बात नहीं सुनता और इसके पीछे की वजह ये है कि बचपन में उसने भी अपने माता पिता के साथ गुलामी की है और इस गुलामी के चलते ही उसे अपनी माँ को खोना पड़ा। इसीलिए इब्राहिम अब किसी भी तरह इस गुलामी को खत्म करना चाहता है। इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन जीत के इब्राहिम अब अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इब्राहिम अब अपनी पत्नी और बेटे के साथ व्हाइट हाउस में रहता है। यहाँ उसके साथ उसके फ्रेंड्स विल और स्पीड भी रहते हैं। उधर कुछ दिनों में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया क्योंकि इब्राहिम ने अमेरिका में गुलामी को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इब्राहिम ने एक बिल पास किया और सारे गुलामों को आजाद कर दिया। साथ ही उसने ये भी बोला कि अगर वो चाहे तो जंग में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि एडम की बहन एक नौकर के भेष में व्हाइट हाउस में घुस आई है। वो इब्राहिम के बेटे को अकेला देख के उसके हाथ पे काट के उसकी बॉडी में वैम्पायर का जहर डाल देती है और पास में इब्राहिम की वो घड़ी रख देती है जो एडम को जैक के हाथ में मिली थी। इधर इब्राहिम का बेटा धीरे धीरे बीमार पड़ गया। डॉक्टर्स भी अब उसकी बीमारी के सामने हार गए क्योंकि डॉक्टर्स ने इससे पहले कभी भी ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी थी। लेकिन इब्राहिम ये देख के समझ गया है कि ये वही बीमारी है जिसने उसकी माँ की जान ली थी। कुछ ही दिनों में इब्राहिम का बेटा मारा जाता है। अपने बेटे के असमय मृत्यु से मैरी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो इब्राहिम को उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडम ने अपनी पूरी टीम को जंग के लिए भेज दिया है क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका में अश्वेत लोग गुलामी करते रहे।
जिससे उनके खून से वो लोग अपनी प्यास बुझा सके। उधर वेम्पायर्स के साथ सेना जंग हारने की कगार पे पहुंच गई। हर रोज हजारों सेना अपनी जान गंवा रहे हैं और इन सब की वजह से इब्राहिम की चिंता अब बढ़ने लगी है। आफ्टर ऑल वो इस देश का राष्ट्रपति है और उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। इब्राहिम को उदास देख के मैरी उससे बोलती है कि किसी भी तरह हमें ये जंग जीतनी होगी। इस जंग में हमने अपने बेटे को खोया है। तभी अचानक इब्राहिम की नजर अपने हाथ की फॉर्क पे पड़ती है जो कि चांदी का बना हुआ था। उसे अचानक याद आता है कि वेम्पायर्स को बंदूक की साधारण गोली नहीं मार सकते, उनको मारने का हथियार है चांदी। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें इस देश में जितनी भी चांदी है वो सारा इकट्ठा करना होगा और इन सब को गलाकर हथियार बनाना होगा। लेकिन इब्राहिम का दोस्त स्पीड ये इन्फॉर्मेशन एडम को दे देता है। वो बोलता है कि हथियार बनाने के बाद वो ट्रेन से उन हथियार को अपनी सेना तक पहुंचाएगा। ये खबर मिलते ही एडम अपनी बहन के साथ रात में उनकी ओर निकल पड़ता है इब्राहिम को मारने के लिए, जिससे चांदी का एक भी हथियार अमेरिका की सेना तक न पहुंच सके। जिस समय एडम इब्राहिम को मारने जाता है, रास्ते में उसे इब्राहिम की पत्नी मैरी दिखती है, लेकिन ट्रेन न छूट जाए इसलिए वो उन्हें छोड़ देता है। एडम अपनी बहन के साथ इब्राहिम की ओर जल्दी से आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रेन तक वेम्पायर्स के पहुंचने से पहले हेनरी वहां पहुंच गया है। हेनरी इब्राहिम को बोलता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, तुमने उसे जो भी बोला उसने सारा का सारा एडम को जाके उगल दिया। इब्राहिम हेनरी की बातें सुन के मुस्कुराता है क्योंकि इब्राहिम ने ही स्पीड को एडम के पास भेजा था जिससे वो उसे ये झूठ बोल सके कि इब्राहिम ट्रेन से सारे हथियार अमेरिका की सेना तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इब्राहिम श्योर है कि ये बात जान के एडम ट्रेन के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए उसने एडम को बेवकूफ बनाने के लिए ये जाल बुना। एडम जब तक इब्राहिम को मारने के लिए पहुंचेगा तब तक मैरी उन हथियारों को सेना तक पहुंचा देगी। हम देखते हैं कि ट्रेन में एडम पहुंच गया है। एडम सबसे पहले विल को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। उसे बचाने के लिए इब्राहिम उसकी ओर भाग के पहुंचता है। तभी एडम पीछे से इब्राहिम को पकड़कर उसे काटने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय हेनरी एडम के ऊपर कूद पड़ता है। अब हेनरी और एडम लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडम की बहन ने ब्रिज पे आग लगा दी, जिस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन अभी गुजरने वाली है। थोड़ी ही देर में एडम देखता है कि ट्रेन में एक भी चांदी का हथियार नहीं है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि उसे एक जाल में फंसाया गया है। एडम गुस्से में इब्राहिम के दोस्त स्पीड को मार देता है। इस बीच उनकी ट्रेन उस ब्रिज के ऊपर से गुजरती है जिसपे एडम की बहन ने आग लगा दी। ब्रिज पे पहुंचते ही ट्रेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इब्राहिम विल के साथ भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उनके ऊपर हमला करता है। एडम गुस्से में इब्राहिम से पूछता है कि सारी चांदी कहाँ है। उसी समय इब्राहिम अपने हाथ में रखी चांदी की घड़ी से एडम के पेट में घुसा मारते हुए बोलता है कि ये है चांदी। इसी के साथ ही एडम वहीं पे मारा जाता है। उधर ट्रेन जलती हुई ब्रिज के किनारे तक पहुंच गई। इब्राहिम और विल का बचना मुश्किल लगता है, लेकिन हेनरी उन्हें बचा लेता है। हेनरी के इस मदद ने दोबारा इब्राहिम का भरोसा जीत लिया। इब्राहिम उसको शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि कुछ पिशाचों पर भरोसा किया जा सकता है। हेनरी पूछता है कि अगर हथियार इस ट्रेन में नहीं है तो कहाँ है। इब्राहिम हेनरी की ही कई बातों को दोहराता है कि एक अक्लमंद आदमी ने मुझे सिखाया था कि हमेशा एक और योजना जरूर होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि सारे हथियार के साथ समय पर पहुंच गई। वहाँ मैरी एडम की बहन को देख लेती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि इसी औरत ने उसके बेटे को मारा है। मैरी एक बंदूक उठा के अपने गले से चांदी का चैन निकाल के उसमें डाल देती है और एडम के बहन की तरफ फायर करती है। एडम की बहन वहीं मारी जाती है। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका की सेना ने चांदी के हथियार से सारे वेम्पायर्स को मार दिया है और इब्राहिम अब ये जंग जीत गया है। बचे हुए वेम्पायर्स अब इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, कुछ दक्षिण अमेरिका तो कुछ पूर्वी देशों में। वो जान गए हैं कि अमेरिका हमेशा जीवित और आजाद लोगों का देश है। हम देखते हैं कि अपनी डायरी को हेनरी के हाथों में सौंपते हुए इब्राहिम अपनी पत्नी के साथ सुकून से घूमने निकलता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूले कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।